नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के उन भारी भरकम फॉर्मूलों को एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक यात्रा में बदलने वाले हैं। कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा एक 100 रुपए का नोट पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला सकता है? आज हम शुरुआत एक साधारण बटुए से करेंगे और फिर वहां से जूम आउट करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। आय और खपत से लेकर बचत, निवेश और अंत में बेरोजगारी की जमीनी हकीकत तक आगे बढ़ते हैं। भाग 1, आय, खपत और बचत यानी हमारा माइक्रो आधार। जरा सोचिए, अगर आपको अचानक कहीं से बिल्कुल 100 रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? या तो आप पूरे पैसे तुरंत खर्च कर देंगे, या फिर उसे गुल्लक में डाल देंगे, या शायद आधा आधा बांट लें, है ना? बस यही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी। आसान भाषा में कहें तो आपकी बढ़ी हुई आय का वो हिस्सा जो आपने तुरंत खर्च कर दिया। अब गणित के हिसाब से देखें तो एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप 100 रुपए से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते और नहीं 100 रुपए से ज़्यादा बचा सकते हैं। अगर सब कुछ खर्च कर दिया तो वैल्यू हो गई 1 और सब बचा लिया तो हो गई 0। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम असल दुनिया की बात करें तो कम आय वाले लोगों का एमपीसी हमेशा ज्यादा होता है। उनके पास घर या शिक्षा जैसी तुरंत पूरी करने वाली ज़रूरतें होती हैं। दूसरी तरफ अमीर वर्ग की ज़्यादातर ज़रूरतें पहले से पूरी होती हैं, तो उन्हें जब अतिरिक्त पैसे मिलते हैं तो वो उसे खर्च करने के बजाय बचाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही छोटी सी बात पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड को कंट्रोल करती है। भाग 2, बचत फलन को समझना यानी खपत से आगे की दुनिया। यहाँ एक बहुत ही सॉलिड रूल काम करता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस दोनों को मिला दें तो उनका जोड़ हमेशा एक ही आएगा। भाई, जो अतिरिक्त पैसा आया है वो या तो खर्च होगा या बचेगा, तीसरा तो कोई विकल्प है नहीं। अर्थशास्त्र का ये सबसे मजबूत और सीधा नियम है। अब जरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एपीएस को देखते हैं। ये बड़ा मजेदार है। जब आपकी आय से ज्यादा आपके खर्चे हों तो ये नकारात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकता है। पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कभी एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ही। मतलब आय का 100% हिस्सा कभी भी नहीं बचाया जा सकता। भाग 3, 2 प्रकार के निवेश। चलिए अब फर्म्स और सरकार पे एक नजर डालते हैं। अब अगर हम अर्थव्यवस्था के स्तर पर सोचें तो निवेश के 2 बिल्कुल अलग चेहरे नजर आते हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर का प्रेरित निवेश या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसका सीधा मकसद है मुनाफा कमाना। आय बढ़ेगी तो यह निवेश भी बढ़ेगा। दूसरा है सरकार का स्वायत्त निवेश या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसका मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है, ये विशुद्ध रूप से समाज कल्याण के लिए होता है। इसी वजह से जब हम स्वायत्त निवेश को ग्राफ पर बनाते हैं तो ये एक बिल्कुल सीधी सपाट लाइन बनाता है। अर्थव्यवस्था चाहे ऊपर जाए या नीचे, सरकार का ये निवेश हिलता नहीं है, क्योंकि जैसा हमने बताया, इसका टारगेट मुनाफा है ही नहीं बल्कि लोगों की भलाई है। भाग 4, नियोजित बनाम वास्तविक, आर्थिक अपेक्षाएं और असलियत। अर्थशास्त्र की किताबों में अक्सर ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं जो डरा देते हैं, जैसे एक्स एंटे। लेकिन अगर इस शब्द जाल को हटाएं तो इसका मतलब बहुत ही साधारण है। लोग और कंपनियां जो पैसा बचाने या निवेश करने की सिर्फ प्लानिंग करते हैं, उसे ही एक्स एंटे कहते हैं। मतलब वो जो महज सोचा गया था। और इसके बिल्कुल विपरीत होता है एक्स पोस्ट। ये वो ठंडी कठोर हकीकत है जो सारी आर्थिक उथल पुथल शांत होने के बाद सामने आती है। असल में कितना बचा और कितना निवेश हुआ, ये एक्स पोस्ट बताता है। और सच तो ये है कि प्लानिंग और असलियत का यही अंतर किसी भी आर्थिक नीति के सफलता या विफलता तय कर देता है। भाग 5, बेरोजगारी की वास्तविकताएं। अब देखते हैं इसका मैक्रो दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र में अक्सर पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि जो भी काम करना चाहता है और काम कर सकता है, उसे बिना किसी परेशानी के काम मिल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परफेक्ट स्थिति में भी कुछ छिपी हुई बेरोजगारी हमेशा मौजूद रहती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? इसमें सबसे पहले आती है घर्षण या फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ये बस 2 नौकरियों के बीच का एक नॉर्मल वेटिंग पीरियड है, जैसे आपने एक नौकरी छोड़ी और दूसरी ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी।
ये बहुत गहरी समस्या है। ये तब पैदा होती है जब तेजी से बदलती दुनिया को नए स्किल्स चाहिए होते हैं और लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होते। इसका सबसे बेहतरीन और आज के समय का उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का आना। जब एआई आया तो उसने अचानक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी बढ़ा दी, क्योंकि लोगों को नए टूल सीखने और खुद को अपग्रेड करने के लिए कुछ समय के लिए जॉब मार्केट से बाहर होना पड़ा। जब तक वो नई तकनीक नहीं सीख लेते तब तक ये बेरोजगारी बनी रहती है। अब इन सबको समेटते हुए एक आखिरी और बहुत जरूरी अंतर को समझना होगा। एक होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी, जहां लोग खुद काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सैलरी बहुत कम है। और दूसरी सबसे गंभीर स्थिति है अनैच्छिक बेरोजगारी, जहां लोग काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन बाजार में उनके लिए कोई नौकरी ही नहीं है। जॉब मार्केट पूरी तरह सूखा पड़ा है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। आज जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको किस तरह की बेरोजगारी या निवेश सबसे ज्यादा दिखाई देता है? क्या एआई की वजह से लोगों को अपनी स्किल बदलनी पड़ रही है, या फिर सरकार द्वारा बनवाई जा रही नई सड़कें और पुल साफ नजर आ रहे हैं? इन आर्थिक सच्चाइयों को अपने आसपास देखिए, समझे और सीखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.